दिल्ली का चुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली का चुनावी बिगुल महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की घोषणा से शुरू हुआ था। ऐसा लगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऐसी स्कीम चूंकि काफ़ी सफल रही है, तो शायद अरविंद केजरीवाल इस तरह के ऐलान कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हफ्ता भी नहीं बीता, मंदिर के पुजारियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत उन्हें हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और इस ऐलान का आलम यह था कि भाजपा जैसा दल मौलानाओं को समय पर पैसे नहीं देने का मुद्दा उठाने लगा। अभी इस पर बवाल थमा भी नहीं था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी बम फोड़ दिया और दावा किया कि भाजपा और एलजी ने दिल्ली के कई मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का फैसला लिया है। पुजारी, मंदिर, इस तरह की बातें तो आमतौर पे भाजपा करती है और इस तरह के पिच पर बैटिंग करने में भाजपा ज़्यादा सफल मानी जाती रही है। तो सवाल उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल भाजपा के पिच पर आकर बैटिंग कर रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों? हालांकि अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया कि क्या वो भाजपा का समर्थन करेंगे। जवाब में भाजपा कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पूछा कि आप झूठी कस्में और वादे ना करने का संकल्प लेने की बात करी नए साल में। अब सवाल उठता है कि कौन किसकी पिच पर बैटिंग कर रहा है, कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारी इस चर्चा में जुड़ेंगे बेहद ही खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं। इससे पहले ये देखिए रिपोर्ट जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। दिल्ली में ग्रंथि पुजारी सम्मान योजना पर सियासी घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली के मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने खुद इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरवाने की शुरुआत कर दी है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को हार सामने दिख रही है तो वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। इमामों की तनख्वाह 17 महीने से रुकी हुई है। पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन वहां ग्रंथि पुजारी को आज तक फूटी कौड़ी नहीं दी। बीजेपी ये भी कह रही है कि दिल्ली में आपकी सरकार है तो वो योजना अभी लागू करने की बजाय चुनाव के बाद लागू करने की बात क्यों कर रहे हैं। उन्हें करना चाहिए। फॉर्म किस बात का भरवा रहे हो भाई? यू आर द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द पार्टी हु इज एस्पायरिंग फॉर पावर। आप कांग्रेस पार्टी नहीं है जो फॉर्म भरवा रही थी। आप सत्ता में हैं। ये वैसे ही हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं है और पूजा की पुजारियों को देने की बात करते हैं, जैसे ये वो लोग हैं जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ग्रंथियों और पुजारियों की विरोधी है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव से पहले वहां मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह 50% बढ़ा दी, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कहीं भी ग्रंथी और पुजारी को एक पैसा नहीं मिलता। अरे भाई, तुमने हरियाणा के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओगे, मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाओगे। 50% हरियाणा के अंदर इमाम और मौलाना की सैलरी बढ़ाई गई। वहां लगभग 16,000 रुपए इमाम को मिलता है। हरियाणा में, बगल का राज्य है। सवाल यह है कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना की हवा निकलने के बाद अचानक केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की याद क्यों आई। सवाल यह भी है कि दिल्ली के इमामों का पैसा 17 महीने से बकाया क्यों है और ग्रंथी, पुजारी और इमाम सबको हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे तो फिर चर्च के पादरियों को क्यों छोड़ दिया। सवाल यह भी है कि इन लोक लुभावन योजनाओं का पैसा कहां से आएगा और क्या इसके लिए विकास पर होने वाले खर्च में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज़ अड्डा में। और हमारे साथ इस कोशिश में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता कुशाग्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और सतीश के सिंह साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चा की शुरुआत इस बार मैं करने जा रहा हूँ सतीश जी से। सतीश जी, आमतौर पे मैं देखता रहा था जब जब ये चुनाव होते थे तो मंदिर, पुजारी, इस तरह की बातें भाजपा करती थी और भाजपा इसको अपना कोर वोट बैंक मान के चलती भी थी और इसके सहारे
एक बड़े वोटर के तबके को अपने पक्ष में लाने में कई बार सफल भी रही, लेकिन इस बार ये कार्ड तो आम आदमी पार्टी ने खेल लिया। क्या लग रहा है, क्या वजह है इसकी? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इस मजेदार है। आप मजेदार अभी है। अपने आप अपने अपने पैकेज में कह रहे थे कि इनके पिच पे आ गई, भाजपा के पिच। हमको लगता है कि केजरीवाल उनकी पिच को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, खोदने में लगे। हम्म। आपने देखा कि एक चिट्ठी भी लिख दी आरएसएस प्रमुख को। उनको शायद ये पता है कि आरएसएस वाले आजकल भाजपा से बहुत बहुत मिजाज से ठीक नहीं चल रहे हैं। तो कहीं उनको लग रहा होगा कि कहीं आरएसएस और केजरीवाल का संबंध उतना बुरा नहीं रहा जितना हमें लगता है। तो कहीं उनको लगता होगा कि भाई आरएसएस को चिट्ठी लिखो लेकिन टारगेट करो बीजेपी को, और एक तरह से आरएसएस को ये कहो कि भाई तुम उनकी नहीं हमारी मदद करो। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां तक हनुमान जी की बात है, पुजारियों की बात है, तीर्थ यात्रा की बात है, दिवाली पूजन की बात है, ये सब तो केजरीवाल पहले करते रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। मोटी बात ये है लक्ष्मण जी कि एक तो आप चीज तय मान लीजिए कि अब दिल्ली का जो चुनाव है बाइपोलर हो चुका है। ये वही बीजेपी है और वही आप पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं चल रहा, उनके तो चार नेता अलग अलग क्या बोल रहे हैं। तो केजरीवाल को लगता होगा कि मुसलमान कहाँ जाएंगे भाई, बाय डिफॉल्ट वो तो बीजेपी को तो देंगे नहीं वोट, तो मेरे पास ही वोट आएगा। लेकिन अगर हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, और जिस प्रकार से आक्रामक है भाजपा, बहुत ज्यादा आक्रामक है। मैंने 50-60 किलोमीटर दौरा किया दिल्ली का कल परसों, तो देखा कि जो उनके पोस्टर प्रचार है बहुत मतलब मारक। हमको लगता है कि केजरीवाल ये भाप गए हैं कि भाई अगर कोई हिंदू आक्रामक कंसोलिडेशन हुआ तो उनको नुकसान होगा, इसलिए वो उस वाले पिच में स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात एक और कह देता हूं, केजरीवाल ने सुर्खियां बटोर रखी है इस पर। आपने ये देखा होगा कि पिछले 10 दिन से कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन केजरीवाल पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज में नहीं रहते। कभी रेवड़ी बांटने पर, कभी 2100 रुपया पर, कभी पानी के ऊपर, कभी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कभी कुछ, कभी पुजारी को, कभी आरएसएस के प्रमुख को चिट्ठी लिखने। और सबसे पहले अपने उन्होंने उम्मीदवार भी दिल्ली में खड़ा कर दिए थे। वो उनको पता है कि चुनाव जो है थोड़ा टफ पहले के मुकाबले होगा, इसलिए वो कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कि ताकि कोई उनके ऊपर मुद्दा जो है, कई तरह के जो आरोप लगे पहले, वो सेंटर स्टेज में आ जाए। तो ये जो है हमको लगता है कि ये खेल जो है दूसरे के मैदान में, दूसरे के साइड में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दूसरे के साइड में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, सतीश जी कह रहे हैं कि केजरीवाल को लगता है कि मुस्लिम वोटर कहाँ जाएगा, लेकिन हिंदू वोटर बिल्कुल एकजुट ना हो जाए, इसकी कोशिश में लगे हैं, इस तरह के ऐलान करके, इस तरह के चिट्ठी लिख करके, इस तरह की सुर्खियां बटोर करके। तो क्या इस कोशिश में आम आदमी पार्टी कितनी सफल हो पाएगी? लक्ष्मण जी, एक तो नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को। एक तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि जब डिजिटल जमाना चल रहा है, हिंदुस्तान डिजिटल युग में चल रहा है, तब चिट्ठियां चलने लगी हैं आजकल। फिर से चिट्ठियों की याद आई है। तो केजरीवाल साहब भी लिख रहे हैं, सचदेवा जी भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है। डिजिटल के जमाने में फिर से चिट्ठियों का जमाना आया है। वो जगजीत साहब की गजल जो थी वो चलती रही कि चिट्ठी आई है। मसला क्या है कि जैसे सतीश जी ने भी जिक्र किया कि केजरीवाल साहब की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एंटी हिंदू ब्रांड नहीं बने इसकी रही है। आप देखिए, हमेशा वो इस पर कोशिश करते हैं कि वो एंटी हिंदू ब्रांड नहीं हो। वो तो बल्कि कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आगे निकलते हैं। जब वो दिवाली की पूजा सार्वजनिक करते हैं, मुझे किसी मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का याद नहीं आया कि उन्होंने दिवाली पूजा सार्वजनिक तौर पर की हो, कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर। फिर वो तीर्थ यात्राओं का जिक्र वो करते हैं, तीर्थ यात्राएं उन्होंने करवाई हैं दिल्ली के लोगों को। अब ग्रंथियों और पुजारियों को लेकर आ गए। तो उनकी कोशिश है कि जो हिंदू वोट है
जो भारतीय जनता पार्टी के पास रहता है 30-32% तो वोट उनकी, चाहे सीट आए या ना आए, दिल्ली में उसके पास 30% वोट है ही, उस वोट में कितनी वो कर सकते हैं, हिस्सेदारी कर सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट का उनको पता है कि यदि कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट नहीं हुए तो वो वोट, माइनॉरिटी वोट उनके पास ही रहेगा। हालांकि अब चिंता बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में है, इसलिए वो कांग्रेस पर भी हमलावर है। और केजरीवाल साहब को भी पता कि यदि कांग्रेस मैदान में मजबूत तरीके से रहेगी तो वो माइनॉरिटी वोट काफी हद तक कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो अब सारी कोशिश वो ये कर रहे हैं कि हिंदू वोट को कैसे अपने पास रखा जाए, कैसे हिस्सेदारी की जाए। आप बताइए, जो सरकार 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं दे रही हो, 18,000, उनकी जो सैलरी है 2019 में 18,000 रुपए की थी केजरीवाल साहब ने, आपको शायद जानकारी होगी। और अब वो जो पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए दे रहे हैं। तो जिनको पहले नहीं दिया गया 17 महीने से, अब नए जो लोग हैं उनको 18,000 रुपए कहां से देंगे? और उसमें 2 लोग आए ना, 2 वोट आए, पुजारी और ग्रंथी, जो दिल्ली का वोटर है। ग्रंथी मतलब पंजाबियों का बड़ा वोट यहां पर है, सिख वोट बैंक बड़ा है, और दूसरा हिंदू वोट बैंक है। क्यों नहीं पादरियों को इसमें शामिल किया गया है? और इमामों की तनख्वाह के बारे में अभी तक केजरीवाल साहब ने कोई सफाई सरकार ने नहीं दिया कि क्यों उनको 17 महीने से पैसा नहीं मिल रहा। तो उनका फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी में से हिंदू वोट का जो हिस्सा है वो मैक्सिमम जो लिया जा सके, जितनी कोशिश हो उस पर काम किया जाए, ये उनकी कोशिश रही है। बहुत सारी चर्चाएं, मुझे तो हैरानी इस पर भी हो रही है, जो चिट्ठी का जिक्र आप करेंगे आगे, कि उन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी है। संघ प्रमुख को क्यों चिट्ठी लिखी है? जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उन सवालों का जवाब तो उन्हें चुनाव आयोग से लेना चाहिए था, उन सवालों का जवाब तो उन्हें इनकम टैक्स से लेना चाहिए था, उन सवालों का जवाब उन्हें गृह मंत्री से लेना चाहिए था। संघ प्रमुख को क्यों चिट्ठी लिखना चाहते हैं? लेकिन संघ प्रमुख से उनका रिश्ता पुराना है, आपको याद है जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब बना था तो पूरा आंदोलन का समर्थन संघ के लोग कर रहे थे। पीछे से उनकी ताकत, उनके लोग, उनका जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स या और तमाम तरीके के अरेंजमेंट्स संघ कर रहा था। और उसी की वजह से जब आम आदमी पार्टी बनी तो बहुत सारे लोग उसमें से निकल कर भी गए। बहुत सारे लोग हैं जिनका जिक्र अभी करना ठीक नहीं है नाम में, जो शामिल रहे, बाद में निकले, या तमाम तरीके। तो संघ से तो उनका रिश्ता पुराना रहा है। अभी लोकसभा चुनावों के वक्त भी उन्होंने संघ प्रमुख को याद किया था। वो हिस्सेदारी रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक है उसमें से कितनी हिस्सेदारी उनके पास बची रह सकती है। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार उनको लग रहा है कि ये इलेक्शन बहुत मुश्किल है। पहले 2 चुनाव जो है उनके लिए बहुत मजबूत तरीके से लड़े गए थे, अब वो थोड़ा सा मुश्किल है मुसलमान वोटों के लिए। जैसे सतीश जी ने भी जिक्र किया, जितना मिलना है वो उनको मिलना ही है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो कितना हिस्सेदारी करके उस वोट बैंक को, वो 30% जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो 30 से 40% अगर हो गया, या कांग्रेस को 15% वोट मिल गया, तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएगी केजरीवाल साहब की। तो बिल्कुल ये आपने सही कहा कि ये एक वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। और एक धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% वोटर जो हैं दिल्ली में वो हिंदू समुदाय के हैं और 12% मुस्लिम समुदाय के हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर से पंजाबी लोग जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में हैं। और यहाँ पे कई सारे सीट हैं जिसमें 30% आबादी पंजाबी समुदाय के हैं और कई सारे 10 से ज़्यादा सीटें जहाँ पे काफ़ी हावी रहते हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो 2 बातें आपने कही, एक तो भाजपा के वोट बैंक में कितना सेंध लगा सकते हैं, और दूसरा कि आरएसएस को किस हद तक अपने पक्ष में लाया जाए। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी हैं। शिवम छाबड़ा जी, कहीं यही डर तो नहीं है कि जैसे ही इन्होंने पुजारियों के लिए ग्रंथी योजना की शुरुआत का ऐलान किया, आप लोग इतना हमलावर हो गए कि मौलानाओं के बकाया सैलरी की बात तक करने लग गए? अब तो आपके पिच पे आके बैटिंग करने लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए लक्ष्मण जी, मेरी पिच पे कौन बैटिंग करेगा ये मैं तय करूंगा, कोई और दल तय नहीं करेगा। एक सोचना ये विषय है कि मुझे लगता है कि इतने वर्षों के कार्यकाल के बाद में दुख की बात तो ये है कि उनको आज किसी एक ग्रंथी की याद आई, आज पुजारियों की याद आई। ये हास्यास्पद भी है और निश्चित रूप से संदिग्ध है। वो संदिग्ध इसलिए है, केवल आज तक तो केवल आप मौलवियों को तनख्वाह दे रहे थे। भाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, या कैसी जरूरत, ऐसी आपको क्या आवश्यकता लगी कि साहब की ग्रंथियों को और पुजारियों को भी तनख्वाह देनी चाहिए या उनको भी देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिज्म जो है ना, वो कटघरे में है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भाई आप आज भी सरकार हैं, जिस प्रकार से आप जिस स्कीम के तहत आप मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं,
आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं? आज ही घोषणा करिए ना कि साहब ठीक है, ग्रंथियों को, पुजारियों को आम सरकार है, मुख्यमंत्री कहे कि साहब हम इनको भी तनख्वाह से देंगे, कहे ना, कहते क्यों नहीं है? ये कहने में क्या संकोच है? तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि इस प्रकार की ढकोसलेबाजी से आप दिल्ली की जनता के मूड को नहीं जज कर पाएंगे। इस तरह की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये तय है, और इस बार नहीं चढ़ने वाली ये भी तय है। इसी प्रकार से डेस्परेट टाइप के जो एफर्ट्स है ना, आम आदमी पार्टी लगातार करने का प्रयास कर रही है। और मुझे मैं फिर कह रहा हूं कि आप किस मानसिकता से ग्रसित हैं, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। भाई, आपने पादरियों को इस पूरे प्रकरण में क्यों छोड़ दिया? उन्होंने बेचारों ने कौन से पाप किए थे? कहीं ना कहीं अगर आप इतने ही हितैषी थे, और सेक्युलरिज्म की बात करने वाले लोग, सही मायने में धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग, आज सिलेक्टिव लोगों को जो है तनख्वाहें दे रहे हैं कि साहब इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, इनको दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब तो उनको देना है। सरकार दिल्ली में उनकी है, 10 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाई, मैं भी सतीश जी की बात को भी सुन रहा था, और सतीश जी शायद मेरी बात से शायद इस बात पर अग्री भी करेंगे। अगर सतीश जी ने पूरे दिल्ली का प्रचार देखा 50 से 60 किलोमीटर का, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके एक भी प्रचार के माध्यम में उनकी शिक्षा की बात नहीं है, उनकी स्वास्थ्य की बात नहीं है। लगातार जिसको बेचते आए हैं इनके नेतागण, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा, कोई दिल्ली के अंदर में और किसी कार्यक्रम की, पीडब्ल्यूडी की चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन क्या चर्चा कर रहे हैं? 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। अरे भैया, 1000 रुपए तुम्हारे से पंजाब में नहीं दिए जा रहे, 2100 यहाँ कैसे देंगे? इसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने तो बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, उसका जवाब आप पे नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव आते आते साहब हम इसको भी इनरोल कर लेंगे। तो इस प्रकार के पॉलिटिकल गिमिक से काम बनेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली भली भांति आम आदमी पार्टी के शासन को देख चुकी है। केजरीवाल जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी आज की डेट में 0 से भी नीचे है, मतलब निगेटिव है, माइनस है। कहीं ना कहीं उसको लगातार बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे को इस बात का विश्वास है कि दिल्ली की जनता अब इस प्रकार के ढकोसलेबाजी में और इस प्रकार के पॉलिटिकल गिमिक्स में नहीं पड़ेगी, और निश्चित रूप से एक उनको करारा जवाब जरूर मिलेगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है इस बात। बिल्कुल। आपने जो सवाल उठाए हैं इस पे मैं, शिवम जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निवांश शर्मा, उनके पास जाऊंगा, उनसे आपके हर सवाल, हर आरोपों का जवाब लूंगा। लेकिन चूंकि पूरे चर्चा के केंद्र में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है, तो मैं चाहता हूं एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता का भी राय जान लूं, उसके बाद मैं आखिर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहूँगा कि सारे सवालों का जवाब वहाँ पे दे। तो 2 मिनट रुकेगा निवांश शर्मा जी। मेरे पास कांग्रेस प्रवक्ता कुशाग्र शर्मा जी यहाँ पे हैं। कुशाग्र जी, इस पूरे राजनीति में जैसा कि सतीश जी कह भी रहे थे कि बाइपोलर इलेक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है, मस्जिद, मंदिर, मौलाना, ग्रंथी, इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? लक्ष्मण जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को सबसे पहले मैं न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। छोटा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मेरा नाम कुशाग्र शर्मा नहीं, कुशाग्र सक्सेना है। तो अच्छा, माफी चाहूंगा कुशाग्र सक्सेना जी। हाँ, अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि क्यों, जैसा सतीश जी ने बोला कि दिल्ली का पूरा चुनाव बाइपोलर होता जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये देखना, क्योंकि आज मैं आपके पैनल में ना कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से ज्यादा दिल्ली के एक आम नागरिक की हैसियत से बैठा हूं। पहले क्या होता था ना कि 98 से लेके 2013 तक, 14 तक का जो चुनाव होता था, उसमें हमें काम के नाम पे वोट हम लोग मांगने जाते थे। जिस तरह शीला जी ने 15 साल दिल्ली को चमकाया, दिल्ली को कतरा कतरा जोड़ के जिस तरीके से 15 साल मेहनत करके दिल्ली को बनाया, संवारा। पहले हम लोग जब जाते थे चुनाव में, तब काम के ऊपर बात होती थी कि हमने ये काम किया है, आप हमें ये वोट दीजिए, हमने ये काम किया, आप हमें इसलिए वोट दीजिए। आज की डेट में पिछले 12 साल में ना आम आदमी पार्टी और ना भाजपा के पास कोई एक ऐसा काम इन दोनों ने नहीं गिनाया। चलो, आम आदमी पार्टी वाले तो अभी आएंगे, भाजपा ने भी ये नहीं बताया कि 10 साल से ज्यादा से आप केंद्र में हैं, आपने राजधानी के लिए क्या ऐसे जरूरी कदम उठाए कि जिससे आप ये कह सकते हो कि हाँ, हमने केंद्र में रहते हुए दिल्ली को ये सहायता पहुंचाई या उसका एक नया उद्धार की तरफ हमने कोई कदम उठाया। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं, मंदिर मस्जिद। ये पूरे देश में ये दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हमारी चरम पर आ चुकी है कि जब देखो, जिस चुनाव में देखो, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन्हीं सब की बात हो रही होती है, मगर कभी कोई ये बता के राजी नहीं होता कि आपने अपने कार्यकाल में, अपनी सरकार में लोगों के लिए, जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया। वो बता ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कोई काम करा ही नहीं है। अब मैं अगली बात पर आता हूं कि दिल्ली
का इन लोगों ने क्या हल करा है? 12 साल से ऊपर हो चुका है, केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है और राज्य में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है। आज आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों से ये प्रश्न है, जिस तरीके से आप दोनों ने मिलकर दिल्ली को वायु जल थल तीनों क्षेत्रों में बर्बाद किया है ना, उसके लिए दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और आप, मैं दिल्ली का नागरिक होने की हैसियत से कह रहा हूं, राजनीतिक प्रवक्ता होने की हैसियत से नहीं कह रहा कि आप अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने का। जहरीली हवा दिल्ली सांस ले रही है, पानी पीने को मिलता है, आप खुद देखिए किस तरीके से सीवर का गंदा पानी कई क्षेत्रों में आ रहा है, लोग पीने का पानी तक के लिए तरस रहे हैं। क्राइम रेट दिल्ली का पीक पर है, जगह जगह आए दिन कूड़े के ढेर दिल्ली में लगे रहते हैं। क्या इस तरीके से दिल्ली चलाई आप लोगों ने 12 साल में? जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल का दर्जा कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल के अंदर दिया, उस दिल्ली को किस तरीके से आप लोगों ने नेस्ता नाबूद करके बर्बाद कर दिया है। और आज 2019 में जब आप आम आदमी पार्टी को जब चुनाव में जाना था, तब इन्होंने मस्जिद के इमामों की तनख्वाह बढ़ा दी, 18,000 रुपए देने का वादा करा, आज तक वो नहीं मिले। 17 महीने से वो आपके मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पर बैठे हैं कि हमें पैसा कब मिलेगा। अब 2025 का चुनाव आ गया, अब इन्हें मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारे के ग्रंथी दिख रहे हैं। क्यों? क्रिश्चियंस के पादरियों ने क्या गलती कर दी या बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या गलती कर दी? दिल्ली में तो सारे धर्म और सारे धर्म के अनुयायी भी मिलेंगे आपको। क्या आपकी जवाबदेही उनके प्रति नहीं है? कितने मंदिरों के रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करे? कितने मंदिर सरकार में या गुरुद्वारे में जो है सरकार के अंतर्गत आते हैं? कितने ग्रंथी और कितने पुजारियों को आप पर मतलब मंदिर में, अगर एक मंदिर में 5 पुजारी हैं तो क्या 5 पुजारियों को 18,000 रुपए प्रति महीना देंगे? और अगर आप इस हिसाब से मंदिर के पुजारियों को गिनेंगे और 18,000 रुपए प्रति पुजारी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका बजट आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? हर बात पे तो आप हाथ खड़े कर लेते हैं। टीचर्स का आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बकाए अपने सरकारी कर्मचारियों के आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं, और एक नए दिन प्रतिदिन नए पॉलिटिकल गिमिक आप लेकर आ रहे हैं। इसी वजह से मैं ये बोलना कुशाग्र सक्सेना जी, अब मैं अगर आप कहें तो मैं एक बार आम आदमी पार्टी के पास कई सारे सवाल हो गए हैं, इनसे सारे सवालों के जवाब ले लेता है। फिर लक्ष्मण जी बस एक चीज मैं और ये बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का बुरा हाल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा था कोरोना के मामले में, जब कोरोना काल था, भाजपा और आम आदमी पार्टी तब भी एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रही थी। उसके बाद से अभी तक इन्होंने हेल्थ सेक्टर में क्या मेजर्स उठाए, जरूरी कदम और जरूरी नए हॉस्पिटल्स, ऐसी आपदाओं के लिए प्रबंधक इन्होंने क्या किया, ऐसी चीजों से निपटने के लिए इन्होंने क्या प्रावधान नए लेकर आए? आज हम लोग यहाँ पर दिल्ली की जनता के साथ उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों 12 साल से सरकार में है और हमारी राजधानी को इन्होंने किस तरीके से बर्बाद करा है, उसके लिए इन दोनों को जवाब देना पड़ेगा। आप आज किसी को बिल्कुल जवाब लूंगा मैं। कुशाग्र जी, अब थोड़ा समय आपके पास आऊंगा, शो में हमारा काफी लंबा समय और मैं तसल्ली से समय दूंगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं निवान शर्मा जी। बताएं निवान साहब, बहुत सारे सवाल आपके पास आ गए हैं, सबकी उंगली आपकी तरफ उठ रही है। नहीं बिल्कुल सर, हम तो सवाल सारे एक्सेप्ट करते हैं। हम तो देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर सवाल का जवाब देते हैं। हम सवालों से भागते नहीं है दूसरी पार्टियों की तरह। और मैंने इनके सारे सवाल सुने और मैं सारे एक एक सवाल मैंने नोट करा और एक एक सवाल का इनको मैं जवाब देने वाला हूँ। मैं शुरुआत करूंगा, हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा कि आप इनकम टैक्स के पास क्यों नहीं गए, ईडी के पास क्यों नहीं गए, होम मिनिस्ट्री के पास क्यों नहीं गए, आपने सीधा आरएसएस को लेटर क्यों लिख दिया। ये हमारे सीनियर विश्लेषक है, उनका सवाल था। तो मैं जस्ट उनको सर बताना चाहता हूं आपको कि हम पहले इनकम टैक्स के पास गए। हम, आपको याद होगा संजय सिंह जी ईडी के दफ्तर गए थे, हम बकायदा वहां पे लेटर दे के आए। उसके बाद हमने होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करी कि प्रवेश वर्मा जी जो हैं वो पैसा बांट रहे हैं, बीजेपी पैसा बांट के वोट खरीद रही है, आप इस पे एक्शन लीजिए। जब कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब हमने आरएसएस को लेटर लिखा। हमने कहा कम से कम ये आरएसएस को तो बेवकूफ ना बनाए, ये पूरी जनता को तो बेवकूफ बना रहे हैं। तो आरएसएस के सामने तो ये चीजें आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए कि आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब जानते हैं। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी देश भर में हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है तो उसका जवाब तो आरएसएस को देना पड़ेगा। आप क्लियरली बताओ कि भाजपा दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का और दलित भाइयों का वोट काट रही है, आपका क्या उस पर स्टैंड है? दिल्ली के अंदर भाजपा के नेता जो हैं वो लोगों को 1100 रुपए कैश बांट के वोट खरीद रहे हैं, उस पर क्या स्टैंड है आपका? दिल्ली में हमने एक योजना अनाउंस करी है कि हम आने वाले 5 साल में पुजारियों को और जो हमारे ग्रंथी भाई हैं उनको 1100 रुपए देंगे। आप भाजपा ने, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा और मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैंने लिखा, ये मैं आपको बताता हूँ, रुकिए आप।
इन्होंने कहा कि अगर आपने देने हैं तो आप सबको दीजिए, आप सिलेक्टिव क्यों कर रहे हैं? मतलब आज हमारे पुजारी भाई जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये भाजपा वालों के लिए सिलेक्टिव हो गए। ये है इनकी हिंदुत्व, ये है इनकी ये हिंदू पार्टी है। ये हम आरएसएस के सामने लाना चाहते हैं कि ये वो पार्टी है जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम 50% जो है वो मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाएंगे, और इन्होंने बढ़ाई। क्यों इन्होंने आज तक वहां पर पुजारियों को नहीं दिया? ये कहते हैं कि आपने आज क्यों किया। ये एक इनका सवाल मैंने नोट किया था कि आपने आज क्यों किया, आपने पहले क्यों नहीं किया? 10 साल से आप सरकार में हैं। हम तो इनको ये पूछना चाहते हैं कि भैया हम तो 10 साल से सरकार में, हमने आज सोच लिया, तुम तो 75 साल से देश में राज कर रहे हो। तुम लोग तो हिंदुओं के नाम पे बांट बांट के वोट खाए हैं तुम लोगों ने 75 सालों में। तुम्हें क्यों नहीं याद आया? इनकी परेशानी ये है कि इनको 75 साल में पुजारियों की याद नहीं आई। अगर अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को जो उनका समर्पण है हिंदू धर्म की तरफ, जो दिन रात वो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, अगर हमने ये सोच लिया कि हम उनको 18,000 रुपए सैलरी नहीं देंगे, आपने कहा सिलेक्टिव लोगों को क्यों दोगे? आज पूरे देश के पुजारी देख रहे हैं, ये बीजेपी का जो मुखौटा है ये एक्सपोज हो रहा है आज आपके चैनल पे। इन्होंने पुजारियों को सिलेक्टिव लोग कहा। 18,000 रुपए हम सैलरी नहीं दे रहे, सम्मान राशि दे रहे हैं। आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए था। आप आज जो है हिंदू पार्टी होने का नाटक करके आप हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे देश में। और इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि आपने शिक्षा पे क्या किया, आपने स्वास्थ्य पे क्या किया। मैं आपको जो डेटा आज आपके इस चैनल पे दूंगा ये केंद्र सरकार का डेटा है, भाजपा का डेटा है। ये हो सकता है बीजेपी वाले ना माने, ये हो सकता है कांग्रेस वाले ना माने, इनको ना मानने दो, क्योंकि चुनाव है, इन्होंने झूठ बोल के चुनाव लड़ना है। मैं आपको केंद्र सरकार का डेटा दे रहा हूं, आप एक एक डेटा मेरा वेरीफाई कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार का, भाजपा का डेटा है कि देश में सब कुछ मुफ्त देने के बाद इकलौती ऐसी सरकार है जो 0 डेफिसिट में है, जिसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। ये केंद्र सरकार का डेटा है। अब इस पे क्या झूठ बोलेंगे कि कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। मैं आपको चैलेंज के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार पे आज तक 1 रुपए का कर्जा नहीं है। दूसरी बात, केंद्र सरकार का ये डेटा है कि दिल्ली के अंदर 70% लोग जो हैं वो फ्री शिक्षा लेते हैं दिल्ली के अंदर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे अभी। उसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को लेके 1400 बच्चों ने आज, अगर ये दिल्ली की शिक्षा पे हंस रहे हैं तो ये उन गरीब बच्चों पे हंस रहे हैं जिन्होंने 1400 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी और 1400 के 1400 ने अपीयर किया। इनको उन पे हंसी आ रही है, इनको हंसी इसलिए आ रही है। नहीं, बस आ रहा हूं मैं। एक मिनट निवान जी अपनी बात को खत्म करिए जल्दी, ताकि मैं भाजपा के प्रवक्ता से रिएक्शन ले सकूं। निवान जी अपनी बात को खत्म करिए। हाँ, रिएक्शन लेते रहना। हाँ। मैं इनको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि झुग्गी बस्ती के गरीब बच्चों ने, 1400 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्लियर करी। 1400 बच्चे आज झुग्गी बस्ती के अगर नीट की परीक्षा क्लियर करते हैं तो ये हंसते हैं उनपे। हमने बच्चों को आज क्यों नहीं बोलने दे रहे ये मुझे? क्योंकि ये सच्चाई जनता के सामने नहीं, अपनी बारी में इन्होंने चुपचाप बोला, मैं कुछ बोला इनके बीच में? आज ये क्यों मेरे को नहीं बोलने दे रहे? मैंने आपको बोला मैं जो डेटा दूंगा केंद्र सरकार का डेटा वेरीफाई करना, तो ये मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे आपके चैनल पे? या तो आप क्लियर करिए कि ऐसे डिबेट चलेगी कि एक दूसरे के ऊपर बोलना है तो हम इनकी बारी में चुप रहेंगे और ये हमारी बारी में बोलेंगे। शिवम छाबड़ा जी, आप एक मिनट शांत हो जाइए। शिवम छाबड़ा जी, आप एक मिनट शांत हो जाइए। निवान अपनी बात रख लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। निवान, आपके पास 15 सेकंड और है, अपनी बात रखिए आप, फिर आप जाऊंगा मैं। हमने शिक्षा फ्री दी, दिल्ली के 70% लोग फ्री शिक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य फ्री दिया, दिल्ली के 60% लोग फ्री स्वास्थ्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार का डेटा है कि साल में, हर साल 1 करोड़ लोग मोहल्ला क्लिनिक से फ्री दवाई लेते हैं। आप चेक कर लीजिए। केंद्र सरकार का डेटा है कि दिल्ली के अंदर 100% महिलाएं फ्री बसेस का इस्तेमाल कर रही हैं, जो बस सर्विस यूज करती हैं। निवान जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से जवाब के पास चलूं मैं, ठीक है? हमने सब कुछ फ्री देने के बाद भी मुनाफे का बजट पेश किया। ये केंद्र सरकार का डेटा है। ये 20 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, एक राज्य में एक स्कीम नहीं देते। 20 के 20 राज्यों को इन्होंने घाटों में डाल दिया। अब ये दिल्ली की जनता को भी लूटने के लिए आना चाहते हैं। इनको बेवकूफ नहीं बनाने देंगे। सवाल यही उठता है निवान जी, निवान यही सवाल उठता है कि जब आपने इतना सारा कुछ काम किया, फ्री में शिक्षा दी, फ्री में हेल्थ की सुविधा मुहैया कराई, ये सारा ठीक था। आपने फ्री के कई सारे ऐलान भी किए कि महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज देंगे। जब इतना कुछ सुविधा, सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं आप चला रहे हैं, जिसको भाजपा के कई लोग रेवड़ी कहते हैं, इन सब के बावजूद आखिर ग्रंथी सम्मान, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लाने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मंदिर तोड़ने वाली चिट्ठी सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों पड़ी? आरएसएस
आरएसएस को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल यही मुख्य तौर पे उठता है। भाजपा के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा जी हैं। शिवम जी, शिवम जी, आपसे दो सवाल, जवाब ले लीजिए। हाँ, आपसे दो, मैं आऊंगा, मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने फिर दोबारा आऊंगा। एक मिनट जरा भाजपा के प्रवक्ता के पास चलूंगा। शिवम जी, दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण उठे। पहला कि जिस तरीके से मंदिर पुजारी जैसे बात उठ रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपका वोट बैंक खिसक सकता है? और दूसरा कि आप भी दिल्ली की सरकार में आधा हिस्सेदार तो रहते हैं, कई सारी चीजें हैं जो भाजपा के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। यहाँ की सर्विसेज केंद्र सरकार के पास है, यहाँ पे कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है। तो आप लोग उस मोर्चे पर अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाते हैं, बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी के खामियों को सामने लाने के? लक्ष्मण जी, मैं उनके पास है ही नहीं कुछ बताने को, क्या जवाब बताएंगे? देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि विजय जी और सतीश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार दिल्ली की राजनीति को बहुत क्लोजली देखते रहे हैं। 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, एक दूरदर्शी योजना थी, इसका नाम दिल्ली मेट्रो था। आज अगर वो दिल्ली मेट्रो, कल्पना करिए कि अगर उस व्यक्ति की उस समय सोच नहीं रही होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीएमआरसी की स्टैब्लिशमेंट नहीं करी होती, शायद आज दिल्ली की स्थिति क्या होती, ये सब आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज्यादा डिबेट करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ना, नेता के पास दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, लेकिन विश्वास मानिए उस समय केंद्र के अंदर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव जी 1998 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। प्रदेश के अंदर में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन देश के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। लेकिन विश्वास मानिए लक्ष्मण भाई, कभी भी किसी भी दिल्ली के हित कॉम्प्रोमाइज नहीं करके दिल्ली के हित की इतिहास में पहली बार हुआ है, और इस 10 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जिस प्रकार का कॉन्फ्रंटेशन एलजी साहब और दिल्ली सरकार के बीच में रहा, लगातार दिल्ली सरकार अपने राइट्स को लेकर के, नहीं जी मैं मालिक हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया दिल्ली की विधानसभा के अंदर। आप कल्पना करिए किस प्रकार का एरोगेंस है कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा साहब, मैं जो तय कर दूंगा वो बाउंड एंड क्लियर है, आपको आना है आप आइए, नहीं आना तो आप मेरे विरोधी, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा मैं, आप ये है, आप वो है, इस प्रकार की बात करते हैं। और आप कल्पना करिए लक्ष्मण भाई, दिल्ली के अंदर में मैं तो मानता था कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपति दोस्तों की एंट्री नहीं होने भ्रष्टाचार की जर्नी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हटा दो आप, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। हटा दो आप कल्पना करिए, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल जाएगा, प्रदेश के मंत्री जेल में, सांसद जेल में, अब आप बताइए, और कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों की एंट्री नहीं होने देंगे दिल्ली में। ये जो आपने बोला ना, ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी की 0 सीट आनी चाहिए दिल्ली में। अगेंस्ट द मिनिस्टर, ये ऐसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये झूठों की पार्टी है। आपने कहीं, अरे मैं आप केजरीवाल की तरह बातें मत करिए ये प्लीज, पैसा नो प्रॉब्लम, डोंट टॉक लाइक केजरीवाल। और बहुत खरीदना चाहते हैं, बनावटी बातें करते हैं ना, 0 सीट निश्चित करेंगे हम दिल्ली के अंदर, 0 सीट निश्चित करेंगे भ्रष्टाचारियों की दिल्ली के अंदर। ये लोगों को जेल में डालेंगे, बनावटी बातें आप कर रहे थे ना, पकड़ के जेल में डालोगे आपने करी, आपने मुझसे कहा कि पुजारियों की ग्रंथियों की बात, अरे भाई जवाब तो तुमको देना है कि 18,000 देने के लिए पहले तो मौलवी याद आ रहे, उसके बाद तुम्हें पुजारी ग्रंथी भी याद आ गए। दिल्ली में पहले सो रहे थे क्या, पहले सो रहे थे क्या आप लोग? जवाब देना नहीं है आप लोगों को, देश को लूट के खा गए ये लोग, दिल्ली को भी लूट के खाना चाहते हैं। दिल्ली का पता, पेट नहीं आप दिल्ली को जानते हो क्या? करके दिल्ली को भ्रष्टाचारी पार्टी, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने, हिंदुओं के नाम पे पैसे खाए इन लोगों ने, राम मंदिर के नाम पे पैसे खाए इन लोगों ने, राम मंदिर की जमीन पे घोटाला किया इन लोगों ने, ये हिंदुओं के नाम पे सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी। सतीश जी, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं सतीश जी के पास चलता हूं। सतीश जी, ये देखा आपने जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रहा है, तो इस बीच एक जो बड़ा सवाल उठा कि आखिर दिल्ली में कई बार ऐसा होता रहा है कि जब भी विकास के मुद्दे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार कहती थी कि आपकी सरकार, आप वहाँ पे जानिए, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों लड़ाई जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे पर उठा, क्या जनता इन सब को देखेगी चुनाव में, या फिर इस तरह के जो नए नए ऐलान, नए नए विवाद उठ रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द भाजपा पूरे दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा?
प्रयास हो रहा है कि सारे मुद्दे को हटा करके दूसरे मुद्दे बना दिए जाएं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं लक्ष्मण जी। देश का जो रेवड़ी किंग है, रेवड़ी किंग, जिसके अनुयायी सारे हो गए, भले गालियां दे, आज वो भिखारी जैसी स्थिति में बात कर रहा है। कारण यह है कि घोषणाएं तो वो करता जा रहा है, घोषणा करेगा और उसके बाद उपाय क्या है? क्योंकि सरकार दिल्ली में किसकी है? एलजी की है, एलजी की है या केजरीवाल की? अगर उनके बस में रहता, कितना पैसा लगता है भाई, वो सबको दे देते और देते ही आए, भले कुछ और नहीं किया हो, ये बात सच है। लेकिन पैसा बांटने में, पैसा, बिजली, पानी, फलाना ठिकाना, मोहल्ला साल्ला, ये सब में तो वो बहुत आगे है, गालियां भी सुनते हैं। तो बात तो वहां है, ये थोड़ा सा अलग है बात कि भाई एलजी से कन्फ्रंटेशन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं दूसरे की छोड़ दो, मुझे किसी खास व्यक्ति ने बताया कि मैं सारी घोषणाएं तो कर दूंगा लेकिन एलजी तो करने नहीं देंगे। तो ये तो एक सरकार का कंट्रोल तो सेंटर का है, उस प्लेन से हट नहीं सकती। पैसा दोगे तो बागी बांट दे, कल दे दे, सेंटर से शिवम जी दिलवा दे, कल शाम तक देखिए सबके यहाँ, अभी तो रजिस्टर बना रहे हैं ना, कल ही शाम को पहुंचवा दे। तो बोले तो उनको जितना है किसी सूरत में। एक मिनट रुकिए ना, आप हमसे क्या के लिए लड़ा? दूसरी बात, शिवम जी, जब आप मुल्लाओं के पैसे के लिए, पादरियों के पैसे के लिए बीजेपी का आदमी अगर ये सवाल उठा रहा है, इसका मतलब कि केजरीवाल कामयाब। कामयाब यह है कि आपको ये बात उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, आपको अपने जाल में फंसा रहा है वो, आरएसएस को चिट्ठी लिख रहा है, बताइए। ठीक है, अब आप मुल्लाओं के पैसे की बात कर रहे हैं। भाई आपको खुशी होनी चाहिए कि पुजारियों को, लेकिन आपको दुख हो रहा होगा क्योंकि ये तो आप देते हैं ना, ये बात है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि केजरीवाल को कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा घायल हो सकते हैं उसमें। तो उनको ये एहसास है कि ये प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, विधूरी जैसे आक्रामक बोल वाले हिंदुत्व के चेहरे इस बार बहुत एक्टिव है दिल्ली में, इसलिए उनको लगता है ये काट निकालना बड़ा जरूरी है, ऐसा काम कर रहा है। और एक बात और, बाय डिफॉल्ट देखिए, डिफॉल्ट वर्ड में यूज कर रहा हूं, केजरीवाल को ये मालूम है कि बाय डिफॉल्ट मुसलमान और कांग्रेस उन्हीं के साथ रहे। क्यों आज ना रहे? हो सकता है सीटें कम हो जाए, तो पहले भी रही है तो रहना पड़ेगा, तो उनको मालूम है इसलिए। और कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे कुशाग्र जी? अरे 4-5 महीना पहले तक तो आप जोड़े थे, साथे थे, और केजरीवाल जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल और पीछे केजरीवाल के फोटो के साथ रामलीला मैदान में, राहुल गांधी तो उसी मंच पे। तो आपको तो कोई बोलने का अधिकार है नहीं, आप मत बोलिए। ये पहले खाली बता दीजिए कि INDIA में है, वो नहीं है। केजरीवाल बहुत चालाक आदमी, आपने इतना कांड होने के बाद भी वो एक लड़ाई बनाने का प्रयास कर रहा है, यही चलेगा, बीटिंग द गेम। दोनों सवालों का जवाब सतीश जी मैं जरा ले लूं। कांग्रेस के कुशाग्र सक्सेना जी भी पोलराइज, जब मैंने बोला तो मैंने बोला 2 पार्टियों के बीच पोलराइजेशन। कांग्रेस तो पता नहीं कहां हाशिए पर है, अंत में तो फिर अजय माकन कहीं विधानसभा अध्यक्ष न बनना पड़े, क्या पता है, बहुत तरह की संभावना है। ठीक है, कुशाग्र जी, जो सतीश जी कह रहे थे कि आप पर किस तरीके से दिल्ली की जनता भरोसा करे, क्योंकि कई बार ये मन में रहता है कांग्रेस आम आदमी की पार्टी के साथ है या साथ नहीं है। जो एग्जाम्पल सतीश जी ने दिया भी, कुछ महीने पहले एक मंच पर दिखे भी, इंडिया गठबंधन के साथ भी कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो वोटर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा? वहाँ पे कन्फ्यूजन तो रहेगा, ये आपके लिए नुकसान वाली बात है। कुशाग्र जी, मैं 2 बातें यहाँ पे बोलना चाहूंगा। सबसे पहले, अभी निवान जी ने और शिवम जी ने ना ये साबित कर दिया, जिस तरीके से ये दोनों बात कर रहे थे, लड़ रहे थे ना, ब्लेम गेम कर रहे थे, ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग कांग्रेस पे क्यों भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 15 साल का वो सुशासन दिया है, लोगों 15 साल की वो वर्ल्ड क्लास कैपिटल दी है, लोगों को कांग्रेस के काम पे भरोसा है। अब बात आती है फ्रीबीज की और रेवड़ी किंग की।
इन्होंने बहुत सारी योजनाएं, ये जब से आए हैं, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, एंड सबको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है। देखो जी, मैंने तो कर दिया था मगर एलजी जी मुझे करने नहीं दे रहे। जैसा 2019 में इन्होंने मस्जिद के इमामों के साथ करा, जो आज इनके दरवाजे पे खड़े हैं अपना पैसा मांगने के लिए। बात हम सिर्फ मंदिर, मस्जिद, पुजारी, ग्रंथी, मौलवी की नहीं करेंगे, कांग्रेस यहाँ बात कर रही है पूरी दिल्ली की। एंड मैं निवान को बस एक बात ये बोलना चाहूंगा, निवान आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाहिर है आप अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो अच्छी बात है, आपको रखना भी चाहिए, मगर इनर आपकी आवाज जो है, अंतरात्मा आपकी भी जानती है कि किस तरीके से दिल्ली त्रस्त है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते आपको ये बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से 12 साल में दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है ना सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए साफ पानी, ग्राउंड पे एक बेतहाशा बढ़ता क्राइम, जिसके लिए भाजपा इक्वली जिम्मेदार है। कांग्रेस की बात करो आप, मेरा छोड़ो आप। नहीं, मैं आपको सिर्फ इसलिए, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा, आपकी सरकार है ना, तो भाई सवाल आप तो आप कांग्रेस ही करेंगे ना। मेरे को पता है कि मैं कांग्रेस यहाँ पे जनता के साथ खड़ी है, कांग्रेस का काम तो 15 साल का निवान देखा है दिल्ली ने। सरकार में आप हो, 12 साल से आप सरकार में हो, आपने बीजेपी से सुपारी क्यों आप ली है? सरकार में हो, आम आदमी सुपारी पार्टी हमने नहीं ली, वो उसका जवाब संदीप दीक्षित जी ने अपनी प्रेस वार्ता में करा है, जिसका 10 करोड़ का सिविल और क्राइम डिफेमेशन केस आ रहा है, उसके लिए तैयार रहिएगा। अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप भी अब अगर इस तरीके की बात करेंगे तो कहीं एक सिविल और क्राइम डिफेमेशन का केस आपकी तरफ भी ना आ जाए। मैं तो पूछ रहा बिना हूं, तथ्य के और बिना प्रूफ के बातें मत किया कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने पैसे कर रहे हैं ना, जरा आप लोगों को थोड़ी देर के चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के बाद मैं जरा विजय त्रिवेदी जी के पास जाऊंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस चाह रही है कि हम विकास के नाम पे वोट मांगे, और सतीश जी कह रहे हैं कि भाजपा आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में फंसती दिख रही है, मौलानाओं का मुद्दा उठा करके, पादरियों का मुद्दा उठा करके। तो ऐसे में दिल्ली का चुनावी समीकरण क्या संकेत दे रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा। तो ब्रेक पे जाने से पहले दो बातें निकल कर आई। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरीके के वादे, आरोप प्रत्यारोप भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसे में कांग्रेस विकास के सहारे चुनाव में जाएगी। और दूसरी बात जो सतीश जी कह रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने पादरियों का मुद्दा उठाया है, मौलानाओं का मुद्दा उठाया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल सफल होते दिख रहे हैं और उनके ट्रैप में भाजपा फंसती दिख रही है। विजय त्रिवेदी जी, इस पर आपका कमेंट। लक्ष्मण जी, एक तो कांग्रेस के लिए मुझे एक शेर याद आ रहा था कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि फिर से दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। अभी 2-1.5 महीने की बात बची है सर लक्ष्मण जी, क्या पता फिर से दोस्ती करने पड़े, क्या फिर से हाथ मिलाना पड़े कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ। तो कम सवाल करें ना उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। ये तो है कांग्रेस का रिश्ता आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा। अभी तो 4 महीने पहले का जिक्र ही आपने किया है, मई में साथ लड़ रहे थे, साथ किया। और कांग्रेस का दोस्ती के निभाने में इतना अच्छा है कि जब 15 साल की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी, तब भी उसके चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस ने उनका साथ दिया। तो उनकी दोस्ती तो आप समझ रहे हैं। अब बात आम आदमी पार्टी की के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की करें तो मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो हिंदू प्लैंक जो अरविंद केजरीवाल साहब इस ब्रांड के साथ रहना चाहते हैं कि वो हिंदू, एंटी हिंदू इमेज ना बने। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता तो यही है ना। सही बात है कि वो पुजारियों को तो पैसा उनको देना था, अब ये तो केजरीवाल साहब ने दे दिया। मंदिर तो उनको जाना था, वो हनुमान मंदिर केजरीवाल साहब चले गए। दिवाली की पूजा बीजेपी को करनी थी, लेकिन वो केजरीवाल साहब कर रहे हैं। तो जो हिंदू प्लैंक है, हिंदू प्लेटफॉर्म है, उसमें वो इरोजन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरी जमीन पर। ये बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। तो मौलानाओं को सैलरी की बात आ गई। जो पार्टी सार्वजनिक तौर पर कहती है कि भाई हम आरक्षण की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों को आरक्षण मत दीजिए, और सरसंघ चालक की बात को भी सुनने को तैयार नहीं है। हर जगह पर वो खुदाई आजकल चल रही है, खुदाई कार्यक्रम एक बड़ा चल रहा है, मंदिर खोजो कार्यक्रम। तो वो पार्टी आज हिंदुओं को लेकर चिंता इसलिए कर रही है क्योंकि केजरीवाल साहब उसी पर लगातार अटक रहे हैं। आप देखिए ना, 10 साल में केवल आम आदमी पार्टी है जिस पर एंटी हिंदू का जो स्टैंप है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाए।
बाकी सब पर तो चलता है, कांग्रेस पर चलता है, लालू यादव पर चलता है, स्टालिन पर चलता है, तमाम पर। तो उस चिंता की बात, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बहुत बार बार ये कर रहे हैं सर, दिल्ली हाईकोर्ट का अभी थोड़े दिनों पहले का फैसला, नवंबर का शायद है, जिसमें उन्होंने बहुत कड़े तरीके से कहा आम आदमी पार्टी की सरकार को कि ये सरकार क्यों फ्रीबीज दे रही है। जितना विकास का कार्य था वो विकास का कार्य, दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ये दिल्ली हाईकोर्ट का कमेंट है, मैं नहीं कर रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट का कमेंट है कि डेवलपमेंट के काम को रोककर वो सारा फ्रीबीज में पैसा लगा रही है, क्योंकि फ्रीबीज से आप जो भी कर सकते हो उस काम को लगातार कर रहे हैं। अब आज भी आम आदमी पार्टी अपने विकास के काम नहीं गिना रही ना उस तरह से, फ्रीबीज पर चिंता कर रही है। आपने सही सवाल किया कि क्या जरूरत है आज पुजारियों को पैसा देने की। मैं उसके समर्थन या खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको लग रहा है कि विकास के काम पर, अभी आपने कहा कि 24 घंटे पानी देंगे, तो 10 साल से इसका मतलब आपने पानी नहीं दिया। यमुना पर तो आपने कह ही दिया कि यमुना साफ नहीं हुई है, उसकी चर्चा आप लगातार कर रहे हैं। दूसरा, एक लड़ाई चल रही है मालिकाना हक की, कि दिल्ली का मालिक कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने अटॉर्नी तो बना दी है, आम आदमी पार्टी के पास है अटॉर्नी तो, लेकिन वो मालिकाना हक अब भी अपने पास रखना चाहते हैं। यदि आपको याद हो 20 साल पहले, अभी मेट्रो का जिक्र हो रहा था, तो 20 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई पूरी ये थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और आज वो जो राज्य बचा हुआ है उसका भी दर्जा नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती तो एलजी साहब को तो नहीं बनाए ना। अभी चुनाव का मौका है, एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें। ये एलजी वर्सेस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ ये लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। पता नहीं कब कहां पर वक्त आता है सर। ये मुद्दा चुनाव में बहुत जोर शोर से उठ नहीं रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को समय समय पर जब विकास में अवरोध बनने की बात हो रही थी तो यही मुद्दा उठता था कि एलजी बनाम सीएम की लड़ाई इतनी तगड़ी है, केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई इतनी तगड़ी है कि विकास हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वो लड़ाई, वो मुद्दा, बड़े इशू हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। इसमें मैं जरा शिवम छाबड़ा जी के पास, हाँ अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए आप। जी जी विजय जी। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, शिवम छाबड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे, सतीश जी ने भी पहले कहा, तो ऐसे समय में आरएसएस को चिट्ठी लिखना, मोहन भागवत को चिट्ठी लिखना आम आदमी पार्टी की तरफ से, जब मोहन भागवत के तरफ से सीधा बयान आता है, सीधा संदेश आता है कि आप इस तरीके जो संभल जैसे मामले हो रहे हैं वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं, इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए, ये चीज़ें समाज के लिए ठीक नहीं है। तो एक तरफ भाजपा और आरएसएस के बीच रिश्ते अब चर्चा में हैं, और इसमें कोई दूसरा नहीं, सीधा मोहन भागवत जी की तरफ से बयान भी आ रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा मोहन भागवत को चिट्ठी लिखा जाना, तो जो आपका बैकबोन है भाजपा का, उस पर एक तरीके से प्रहार है, उसको हिलाने की कोशिश है, तो भाजपा के लिए तो चिंता की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के अंदर संघ के गुण हैं, और कहीं ना कहीं हमारे में किसी भी कोई कर्मों के अंदर में आप समझ लीजिए कि हमें इन सब ढकोसलेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की चिट्ठियां लगातार लिखते आए हैं क्योंकि उनको डाइवर्जन करना है, नए नई खबर में रहना है, तो उनको लगा कि ठीक है साहब, मोहन भागवत साहब अब आपका नेटवर्क यहाँ पे, शिवम जी आपका नेटवर्क यहाँ पे जा रहा है, शायद वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, तो आपकी आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो रही है। तो मैं एक बार जरा, अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवांश शर्मा जी हैं। निवांश शर्मा जी, अभी जैसा ही कह भी रहे थे विजय जी कि बड़े मुद्दे आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देना या फिर केंद्र का आधा जो आधिपत्य है उसको हटा दीजिए, इस तरह की बातें को उठाइए ना, क्यों ऐसे बातें उठा रहे हैं जो लगता है कि नहीं मुद्दे से भटकाने की बात है। दूसरा कि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लोग कई बार सवाल उठाते हैं, जैसे मौलानाओं को पैसा नहीं दिया जाना बहुत दिन से बकाया रहा, पंजाब में वादा करके अभी तक पैसा नहीं दिया गया, तो इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड के बीच में आप नए वादे करते हैं तो जनता को कई बार शक हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। तो दो सवाल आपके पास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो बात हम सीरियसली लेते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, ये सबके सामने है, लेकिन विजय जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठ क्या है? मौलानाओं को पैसा नहीं दिया गया 18 महीने से, झूठ है या सच है? सच है कि झूठ है?
इसमें झूठ ये है कि मौलानाओं को सैलरी दिल्ली सरकार नहीं देती है, मौलानाओं को सैलरी वक्फ बोर्ड अच्छा। देता है, दिल्ली सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है। सैलरी ये देते हैं हरियाणा अच्छा। में, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम 50% सैलरी बढ़ाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये झूठ की फैक्ट्री अच्छा, है ये भाजपा। जो ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए, एक सवाल और, भाजपा की अच्छा बात कि आपने छोड़ दीजिए, सफाई मैं दी। विजय जी एक की मिनट, बात निमान एक मिनट, विजय जी की बात पाइएगा। ये जो आप पुजारियों को और पुजारी ग्रंथि योजना के तहत पैसा देने की बात करें, वो पैसा कौन देगा? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती सैलरी नहीं है है, तो वो भी कोई ये बोर्ड सैलरी देगा कि नहीं आम है। आदमी पार्टी दिल्ली ये सरकार देगी पैसा? सैलरी नहीं, है, छोड़ दीजिए, ये जो ये सैलरी 18,000 नहीं रुपए जो ये है, सम्मान ये कौन राशि है देगा? और ये दिल्ली सरकार देगी। अच्छा, ये दिल्ली सरकार देगी, मौलानाओं को पैसा दिल्ली सम्मान सरकार नहीं राशि देती है? दिल्ली ये सरकार देगी, ये हमारी घोषणा है, बहुत क्लियर है। और अच्छा। ये इसमें जनता समझ अच्छा। रही है, बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी को आप छोड़ दो, विजय जी बहुत सीनियर व्यक्ति है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनको बहुत सुनता हूं। उन्होंने जो सवाल उठाया, मैं एक एक सवाल का सीरियसली जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने हाँ, ठीक है। डेवलपमेंट पे सवाल उठाया। डेवलपमेंट पे मैं ये आपको बताना चाहता हूं, और ये जो भी मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, अगेन मैं हमेशा तथ्यों पे बात करता हूं। मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूं वो एक एक आंकड़ा आप चेक कर सकते हैं। दिल्ली इकलौता देश में ऐसा राज्य है जहां फर्स्ट टाइमर 10,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो कभी ना भाजपा ने बनाई ना कभी ये कांग्रेस वाले बना पाए। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइमर 6,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डली है, जहां पर ये भाजपा नेता और कांग्रेस नेता नाक बंद करके भी नहीं जाते, सिर्फ वोट मांगने के लिए कभी कभी शक्ल दिखाते। वहां हमने 4,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली है, हमने 4,500 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली है फर्स्ट टाइमर। आपने कहा कि आज 24 घंटे पानी क्यों आया? सर, हमें 5 साल लगे 4,500 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने में। ये आसान काम नहीं था। इन्होंने दलदल छोड़ा था दिल्ली को, वो जो झुग्गी बस्ती स्लम एरिया था उसको हमने पक्की सड़कें बना के, सीवर डाल के, पाइपलाइन डाल के आज तैयार किया है। वहां पे लोगों को कुशागर आपके पास आ रहा हूं दे रहे हैं हम लोग, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, मैं आपको अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी, मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी जो स्टे लेकर आई थी, 28 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों को तोड़ने का भाजपा ने नोटिस जारी किया था। ये आज तोड़ने का नोटिस जारी करते थे, सामने जाके खड़े हो जाते थे कि हम बचाने आए हैं, खुद तोड़ेंगे खुद बचाएंगे। इनका जो ये नाटकबाजी थी, ये आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज करी। हम स्टे लेकर आए और हमने वो जो झुग्गी झोपड़ियां और कच्ची कॉलोनियां बचाई, उनमें पक्की सड़कें बनाई, उनमें सीवर लाइन डाली, उनमें पाइपलाइन डाली। अभी ये मेट्रो की बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? हमने मेट्रो लाइन डाली, 198 किलोमीटर की मेट्रो लाइन छोड़ के गए थे ये, हम 428 पे आज खड़े हैं। मेट्रो लाइन आम आदमी पार्टी ने बनाई। ये प्रॉब्लम ये है कि हम डेवलपमेंट पे काम करना, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने 10 साल में ये किया, लेकिन भाजपा वालों को चुनाव किस पे लड़ना है? हिंदू मुस्लिम पे। भाजपा वालों को चुनाव किस में लड़ना है? रोहिंग्यास पे। इनको पूरे 5 साल में हिंदू मुस्लिम याद नहीं आते। 5 साल में आज मैं आपके चैनल पे एक ऐसी चीज बताने एक मिनट में यहाँ पे रोकूंगा कि आप भाजपा वाले पे आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मंदिरों को तोड़ने वाली चिट्ठी तो भाजपा लेकर आई नहीं, वो तो आपके मुख्यमंत्री लेकर के आई। पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना भाजपा तो लेकर के आई नहीं, वो तो भाजपा क्रिटिसाइज कर रही है, आप लेकर के आए। तो शुरुआत तो आप ही की है, शायद इसलिए कहा भी जाता है कि भाजपा से आगे बढ़ के उन्हीं कदमों पर आम आदमी पार्टी चल रही है। तो मेरा सवाल ये नहीं कि आपने ये सब क्यों किया, मेरा सवाल सिर्फ ये है, जो बाकी हमारे वक्ता भी कह रहे थे, कि जब इतने सारे विकास के काम आप किए और विकास में अवरोध के मुद्दे आपने समय समय पर उठाते रहे, चुनाव से काफ़ी पहले भी, तो उन सब के आधार पे आगे बढ़ते तो दिल्ली की जनता माना जाता है ज़्यादा समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो उसको अच्छे से जज करके अपना वोट देती। लेकिन ये मुद्दा दिल्ली में भी चुनाव में वही अगर घिसा पिटा मुद्दा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चलता रहा, तो फिर ये थोड़ा सा दुखदायी होता है, खासतौर से जब आम आदमी पार्टी सत्ता में होती है। तो अब एक मिनट, जब कुशागर जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, कुशागर जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊँगा। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा लक्ष्मण जी, जिस तरीके से ये झूठ 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 सिर्फ हर बात पे जितना झूठ बोल रहे हैं ना, इनकी कलई और इनके सारे वादों की और इनके सारे दावों की पोल खुल जाती है जब दिल्ली में 2 दिन बारिश हो जाती है। जब दिल्ली में शाम को पानी आता है ना और लोग उस काले पानी को काले फंडिंग, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं झूठ को बेनकाब करने दो, झूठ को बेनकाब करने दो, झूठ के बेनकाब करने दो, झूठ को बेनकाब करने दो, आम आदमी पार्टी के राज को खोलने दो। किससे सुपारी ली है पर्दाफाश होगा और दिल्ली की जनता ही करेगी। बीच में मत बोलो, इतना बौखलाओ मत, बौखलाओ निवान मत। एक मिनट बोलने दीजिए इनको, कुशागर को बोलने दीजिए। निवान एक मिनट कुशागर को बोलने दीजिए, मत बोलिए। इनकी ना बौखलाहट
इस बात को सिद्ध करती है कि इनकी हर बात में ना झूठ इनकी रग रग में कांग्रेस में इतना और जोश कहां से आ गया? ये बौखलाहट ही तो है इनकी, ये बौखलाहट है इनकी। 10 साल में इतना काम किया होता तो इतनी बौखलाहट ही नहीं होती। सिद्ध करो कहां से फंडिंग आ रही है, वरना सिविल और डिफेंस कैंडिडेट के लिए तैयार रहना। पैसे कहां से आ गए एकदम से इतने? झूठ, सिर्फ झूठ। और ये जो ढोंग रचते हो ना कि यहां से आ रहा है वहां से आ रहा है, एक भी ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, पैसों की फंडिंग है, क्या है कुछ बताओ तो जनता को। अचानक से कांग्रेस में इतनी जान कहां से आ गई? केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, क्यों मुख्यमंत्री नहीं है ये आपको भी पता है, सारी दिल्ली को अरे पता ईडी से मत डरो, इसलिए मत बोलो, सीबीआई से मत डरो। शिवम छाबड़ा जी, शिवम छाबड़ा जी, ये कांग्रेस को फंडिंग आपने की है क्या? ये तो आम आदमी पार्टी सरेआम आरोप लगा रहे हैं। जेल काट के आया है अभी आपका शिवम जी, आप मत बोलो। मेरे को मैं आज आपसे बहुत प्रसन्न हूँ लक्ष्मण भाई। आपने मुझे पहले दिन की पहली डिबेट पे इतना हंसा दिया कि मेरा थोड़ा खून बढ़ गया है। अब काम करने की और क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब मैं तो इस बात को देख के दंग हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, ड्रामेबाज है यार। ये तो अतिशयोक्ति के भी अतिशयोक्ति है मेरे भाई। ऐसी ड्रामेबाजी कहाँ से सीखते हैं आप लोग? गजब ड्रामा कंपनी है। लक्ष्मण भाई, मैं सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने 10 साल के अंदर में दिल्ली में का शिक्षा पे काम किया, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया कॉलेज नहीं खोला। यूनिवर्सिटी कागजों में सर मेरी बात बोलने का मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिल्ली स्कूल में बिल्कुल एक मिनट छाबड़ा साहब को बोलने दीजिए, शिवम जी को बोलने दीजिए। ये तो हर आदमी के पीछे बोले जा रहे हैं, इन्हें पूछे कोई बात है नहीं बोलने के लिए। एक केजरीवाल ने कर दिया। ऐसा करते हैं अब, चूंकि समय हमारे पास काफी कम बचा हुआ शिवम जी, अभी चुनाव, हाँ जल्दी से 15 सेकंड अपनी बात रख लीजिए। मैं केवल 30 सेकंड में कह रहा हूँ, दिल्ली में शिक्षा की बात करी, एक नया स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी कागजों में आपके सामने। अस्पताल नहीं, एक नया अस्पताल नहीं खोला, एक नया अस्पताल नहीं खोला। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तबेले खोल दिए। बताइए आप कल्पना करिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो मौलवी और इनको तनख्वाह दे करके, सम्मान राशि दे करके, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ठीक है दे करके। शिवम जी, शो का समय खत्म हो रहा है, एक आखिरी कमेंट में सतीश जी से ले लेता हूँ। सतीश जी, अभी तो चुनाव में काफी लंबा वक्त अभी है, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फ्रीबीज के ऐलान के बाद ग्रंथी योजना, पुजारी योजना तक चुनावी सरगर्मी पहुंच गई है। तो चुनाव आते आते तक बात कहां तक जाएगी? मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि हम सब में सबसे अनुभवी आप ही हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि स्ट्रीट टाइप का जो झगड़ा होता है, स्ट्रीट फाइट है ना, मैं रोड छाप नहीं बोल रहा हूं, स्ट्रीट टाइप बोल रहा हूं। इसमें आपने देखा होगा कि आज भाजपा को कितना बढ़िया चुनौती आप पार्टी ने दिया है, ये आपने देखा होगा। कांग्रेस वाले थोड़ा सा इसमें पिछड़ जाते हैं। मेरा ये मानना है हम लोग यही करते रहे, यहाँ पर पार्लियामेंट लगाते रहे इस प्रकार का। 100 बात की एक बात, भाजपा कितना मजबूती से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ती है, एक नंबर सवाल। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के खिलाफ कितना मजबूती से चुनाव लड़ती है, इसी पर दिल्ली इस बार डिसाइड होना है। बाकी मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल ये कि डिफॉल्ट ठीक है। तो अब अगली बार जब शो करेंगे सतीश जी, तो अगली बार शो करेंगे तो हम लोग इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे शो का समय अभी खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। और आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।